प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। छात्रों, हम पिछले दिनों से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। और आदिकाल में क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल में सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे हैं, यानी कि सिद्ध साहित्य के पहले की कक्षाएं मतलब आपको दी जा चुकी हैं। जैसे इतिहास लेखन हो गया, इतिहास लेखन परंपरा हो गया, पृष्ठभूमि हो गई, इत्यादि कक्षाएं आपको दी जा चुकी हैं। तो आप लोग पिछली वीडियोस को देख लेंगे और देख करके नोट्स बना लेंगे और अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सिद्ध साहित्य में भी सिद्ध साहित्य का दर्शन, सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति, पृष्ठभूमि और जो उनकी साधना पद्धति है इत्यादि सब कुछ हम लोग देख चुके हैं पिछली कक्षा में। अब हम प्रमुख कवियों को देख रहे हैं। प्रमुख कवियों में भी सरहपा और कर्णपा और सबरपा को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसी क्रम में सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, इस क्रम में हम लुइपा को देखेंगे। लुइपा का समय क्या है? लुइपा का समय 773 ईस्वी है, यानी कि सिद्ध साहित्य में लुइपा का भी स्थान अति महत्वपूर्ण है। और लुइपा एक महत्वपूर्ण सिद्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसलिए हम इनके बारे में थोड़े गहराई से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। तो इनका जन्म क्या है? 773 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि लुइपा किस जाति से संबंधित थे? तो लुइपा कायस्थ जाति से संबंधित थे, कायस्थ परिवार से संबंधित थे। और किस राजा के शासनकाल में थे? तो राजा धर्मपाल के शासनकाल में थे। 84 सिद्धों में लुइपा का जो स्थान है सबसे ऊंचा माना जाता है, यानी कि 84 सिद्धों में लुइपा क्या है? सबसे ऊंचा स्थान इनका है। इसलिए यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनकी साधना का प्रभाव देख करके, यानी कि जो लुइपा थे इतने बड़े सिद्ध थे और इनकी जो साधना थी अति उच्च कोटि की थी, इतनी उच्च कोटि की थी कि इनके साधना का प्रभाव देख करके उड़ीसा राज्य के तत्कालीन शासक जो थे कालीकपा और उनके मंत्री डेंगीपा, ये इनके शिष्य बन गए थे। यानी कि लुइपा का प्रभाव कैसा था? लुइपा के साधना का प्रभाव इतना व्यापक था और इतना प्रसिद्ध था कि उड़ीसा के राजा जो उस समय शासक थे, उड़ीसा के शासक कालीकपा थे और उनके मंत्री डेंगीपा थे, ये दोनों इनके शिष्य बन जाते हैं। और 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ एवं रहस्यवादी कवि लुइपा ही हैं। और क्या लुइपा के विषय में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि लुइपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हैं। और कविता में इनके रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविताओं का जो विषय है, इनकी कविताओं में कैसी भावना है? इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। और इनकी रचनाओं की शैली प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीकात्मक शैली, जैसे आप सबरपा के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था सबर और सबरी के बारे में। सबर और सबरी यानी कि जैसे सबरपा की रचनाओं में सबरी को एक प्रतीक माना गया है। सबरी को किसका प्रतीक माना गया है? नैरात्मा का प्रतीक माना गया है। और नैरात्मा का प्रतीक, और जो सबर है वो साधक का प्रतीक है। यानी कि एक प्रतीक को बना करके हम वो साधना करते हैं, अपनी साधना करते हैं। इसके नाते क्या कहा गया कि उनकी शैली प्रतीकात्मक है, यानी कि सबरी को नैरात्मा का प्रतीक बनाते हैं और साधक का प्रतीक सबर होता है। तो ये क्या हो गया? एक प्रतीक का विधान किया गया, इसलिए शैली कैसी हो गई? प्रतीकात्मक हो गई। आगे लुइपा के बारे में उस समय के एक प्रसिद्ध सिद्ध कर्णपा की रचना है। कर्णपा की रचना क्या है? चर्या विनिश्चय। और इस चर्या विनिश्चय में कर्णपा इनके बारे में क्या लिखते हैं कि सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताए हैं। किसको? इन लुइपा को बताए हैं। लुइपा को कर्णपा ने अपने रचना चर्या विनिश्चय में सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। जैसे आप सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो सिद्ध साहित्य में आप क्या पढ़ते हैं कि प्रथम कवि सरहपा को माना गया है। सरहपा जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में सहज साधना की बात की गई है, सहज मार्ग की बात की गई है, सहज धर्म की बात की गई है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए क्या करना होता है कि सिद्ध किसको अपनाते हैं? सहज मार्ग को अपनाते हैं, सहज साधना के माध्यम से मुक्ति की कामना करते हैं।
तो ये जो सहज धर्म है, सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसे बताया गया है? सहज धर्म का प्रथम आचार्य लुइपा को बताया गया है। और लुइपा की महत्वपूर्ण रचनाओं को अब हम देखेंगे। लुइपा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहला बुद्धोदय, दूसरा लुइपाद गीतिका और तीसरा अभिशमय विभाग। ये क्या है? रचनाओं को बार बार परीक्षाओं में पूछता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में, लेकिन इतने गहराई से नहीं पढ़ते हैं। और इतने गहराई से नहीं पढ़ते हैं तो उनकी रचनाएं, ऐसी रचनाएं पूछ दी जाती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और परीक्षा में हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंक हमें नंबर नहीं मिलता है, हमारा सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाता है। तो इसलिए हमें इन रचनाओं को एक अच्छे अध्येता के भांति, एक अच्छे पाठक के भांति याद कर लेना चाहिए कि इनकी पहली रचना कौन सी है। इन बुद्धोदय, दूसरी लुइपाद गीतिका और तीसरी अभिशमय विभाग, ये तीनों रचनाएं आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण कथन देखिए कि रहस्यवाद के प्रथम कवि सरहपा हैं। यानी सरहपा क्या है? सरहपा रहस्यवाद के प्रथम कवि हैं, किंतु सरहपा का रहस्यवाद कैसा है? साधनात्मक रहस्यवाद था। और लुइपा का रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। परीक्षा में क्या प्रश्न बनाएंगे? परीक्षा में प्रश्न बनाएंगे कि सरहपा का जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का है। 4 ऑप्शन देंगे, साधनात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक या प्रतीकात्मक। तो आपको यह अच्छे से पता होगा कि सरहपा का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक है, तभी आप सही उत्तर कर पाएंगे। इसलिए आपको ये दोनों अंतर करके सबका याद रखना चाहिए, क्योंकि रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद भी सबका एक जैसा नहीं है, सबका भिन्न भिन्न भी है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अलग अलग तरीके से या अलग अलग कवियों के विषय में कि इनका रहस्यवाद कैसा है, जायसी का रहस्यवाद कैसा है, कबीर का रहस्यवाद किस प्रकार का है, सरहपा का किस प्रकार का है, लुइपा का किस प्रकार का है। तो आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए कि जो सरहपा है इनका रहस्यवाद साधनात्मक है और लुइपा का रहस्यवाद भावात्मक है। ठीक है, ये तो हो गया लुइपा के बारे में। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन यानी कि जल्दी जल्दी में रिवीजन कर लेंगे एक दृष्टि में कि समय इनका क्या है। लुइपा का 773 ईस्वी। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में हुआ था। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देख करके उड़ीसा के तत्कालीन शासक कालिकपा एवं उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए थे। परीक्षा में यह भी प्रश्न बना सकता है कि किस राज्य के शासक लुइपा के शिष्य बने थे। तो आपको याद रखना होगा कि उड़ीसा के तत्कालीन शासक जो थे कालिकपा एवं उनके मंत्री जो डेंगीपा थे वो इनके शिष्य बन गए थे। फिर 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ एवं रहस्यवादी कवि लुइपा ही है, लुइपा को माना जाता है। लुइपा की कविता में रहस्य भावना की प्रधानता देखी जाती है और इनकी कविताओं की शैली कैसी है? प्रतीकात्मक शैली है। कणपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा के विषय में कहा गया है कि ये सहज धर्म के प्रथम आचार्य हैं। सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है लुइपा को। लुइपा की रचना बुद्धोदय, लुइपाद गीतिका और अभिशमय विभाग है। रहस्यवाद के प्रथम कवि सरहपा हैं, किंतु सरहपा का रहस्यवाद साधनात्मक है और लुइपा का रहस्यवाद भावात्मक है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब आगे हम देखेंगे एक और प्रमुख सिद्ध को, डोम्बिपा। डोम्बिपा को हम कहीं कहीं डोम्भिपा भी पाते हैं, डोम्भिपा भी लिखा पाते हैं और डोम्बिपा भी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर डोम्भिपा देता है तो भी यही है, डोम्बिपा देता है तो भी यही है। समय क्या है इनका समय 840 ईस्वी के लगभग है। डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी के लगभग और इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखा करेंगे कि किसका जन्म कहाँ पे और किस वंश में हुआ था, क्योंकि जो प्रमुख सिद्ध है ना उनके विषय में आपको कुछ भी पूछ सकता है। उनका वंश पूछ सकता है, उनका जन्म स्थान पूछ सकता है, उनका शासन किस राजा के शासन काल में रहे ये पूछ सकता है, जन्म का जो समय है वो भी पूछ सकता है, और कौन सा शासक किसका शिष्य हुआ, किसका गुरु हुआ, ये भी पूछ सकता है। फिर डोम्बिपा के गुरु कौन है? डोम्बिपा के गुरु विरूपा है, ये याद रखेंगे। डोम्बिपा की 21 रचनाएं मानी जाती हैं, यानी डोम्बिपा की रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है, परंतु ये सारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? योगचर्या, दूसरा डोम्बी गीतिका, तीसरा अक्षर द्विकोपदेश और चौथा नाद बिंदु द्वारे योगचर्या। आप लोग बहुत गहराई से आपको सब कुछ बता दिया गया है।
तो आप इनको याद रखेंगे कि डोम्बिपा का समय क्या है। डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी लगभग। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। इनके गुरु विरूपा हैं और इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। प्रश्न पूछेगा ना कि ऐसे प्रश्न बना देगा कि डोम्बिपा की रचनाएं कितनी मानी जाती हैं, कितनी संख्या है उनकी, तो संख्या उनकी 21 मानी जाती है। और उपलब्ध रचनाएं जो हैं, योगचर्या है पहली, दूसरी डोम्बी गीतिका है, तीसरा अक्षर द्विगोपदेश है और चौथा नाद बिंदु द्वारे योगचर्या है। तो छात्रों, आपने देखा कि आपको सिद्ध साहित्य के विषय में जो प्रमुख कवि हैं, इन कवियों के विषय में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से आपको सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ समझा दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि सिद्ध साहित्य में इन जो जितने प्रमुख कवियों को मैंने अभी बताया, इनसे बाहर का कोई भी प्रश्न आपको बनाएगा। जो भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं तथ्यों में से बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इन लोगों के बारे में उपलब्ध। और तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 बार देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। एग्ज़ाम के पहले भी 1-2 दिन पहले ये सारे, क्योंकि छोटे छोटे क्लासेस हैं, आप कई बार देख सकते हैं। नोट्स बनाए रहेंगे तो 1-2 मिनट में ही नोट्स का रिवीजन कर लेंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये तो रहा सिद्ध साहित्य के इन प्रमुख कवियों के बारे में। कुछ और 2-4 प्रमुख कवि बचे हुए हैं जिनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे पुष्पोम एजुकेशन चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं आदिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और भी अन्य प्रतियोगियों तक आप शेयर करिए। और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जो भी तथ्य बताए गए वो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ये ज़रूर आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।